अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ रोज़ की तरह आपके साथ मदीहा नकवी और मेरा कोई हल्का सा हवाला कौन और देगा? ये है रोज़ की तरह आपके प्यारे, आपके न्यारे, आपके राज दुलारे, सबके जाने और पहचाने, सबके माने अशफाक इसहाक सत्ती साहब। थैंक यू सो मच। आपको खड़े होकर तालियां बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, सुकून से रहिए। नहीं अंकल, आप क्या करें? ये अंकल गमला लेके आ गए थे। नहीं नहीं उसके नहीं साथ फूल भी था। फूल ये होती पॉजिटिविटी। मैं उसकी हजरात, गली से गुजरा नोट कीजिए। तो अजब इत्तेफाक था। फूल जो उसने फेंका तो गमला भी साथ था। ओ, ये तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन जो है वो लिया। सत्य, लेकिन इस बात पे क्यों मेरा दिल ये कहता है कि ऐसा आपके साथ हुआ होगा? हाँ। और मजे की बात देखें कि कशिश शकल की वजह से जो गमला है वो पहले पहुंचता है, फूल ऊपर रह जाता है। और मुझे लगता है गमला इतना भारी होगा कि लड़की से उठाया नहीं गया होगा, तो उसके भाई ने मारा होगा। हाँ जाहिर है, गमले समेत तो भाई फेंक सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन। अच्छा, कल 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 सत्ती ने मैच के वाले से, आपको पता है कल पाकिस्तान मैच जीत गया। दरमियान में ना ऐसा लग रहा था कि मैच फंसा हुआ है। हाँ। बाकी ऐसी सिचुएशन थी और सत्ती कल बार बार कह रहा था नेल बाइटिंग मैच होना चाहिए, नेल बाइटिंग मैच होना चाहिए। हो गया ना कल? मजा आया लिटरली। आप ये देखें कि मैचेस ऐसे ही होने चाहिए और वेस्ट इंडियंस ने भी बता दिया कि भाई जैसे भी हो, उनके भले कुछ की प्लेयर्स जो हैं वो उनका फोकस जो है वो आईपीएल रहा हो या दूसरे उनकी चीजें हों, तरजीहात कुछ और हों, और उसकी वजूहात भी जाहिर है उनके पास जस्टिफाइड होंगी। एक की मुझे अच्छी लगी, एक तो पैटर्निटी लीव की वजह से नहीं आया ना। वो तो चले ठीक है, लेकिन उससे हट के भी जिस तरीके से वहाँ पर सलूक होता रहा है प्लेयर्स के साथ, तो वो काफी दिल बर्दाश्ता भी रहे। भाई हमने देखा कि विमेन क्रिकेट टीम के साथ भी क्या कुछ होता रहा है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि वो आए और उन्होंने क्या कड़ाके निकाल दिए। यानी कि 300 से ऊपर के स्कोर करना पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने, ये इटसेल्फ एक बड़ा टास्क है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने भी बताया कि भाई क्यों हम वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द ओडीआई। मैं कहती हूँ खुश दिल ने दिल ही खुश कर देता। लेकिन हम फिर भी शायद हाशमी साहब से आज जब बात करेंगे अपने शो के हवाले से और जो स्पेसिफिकली कल के मैच के हवाले से, तो उनसे पूछेंगे ज़रूर कि भाई वैसे हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि इतनी तगड़ी टीम नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें अच्छा टफ कॉम्पिटिशन दिया। ये तो दोनों फतह लिख रहे थे, फतह लिखी गई। कल कैसे कड़ाके निकले फिर? और तुम कितने मायूस थे कि देखो नेल बाइटिंग मैच होना चाहिए, नेल बाइटिंग मैच होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट होना चाहिए, मजा रहे, थोड़ा सा थ्रिल रहे, थोड़ा सा आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो, यू नो। टॉप स्टोरी। शहबाज हुकूमत की लोड शेडिंग के जिन को काबू करने की कोशिश। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में अहम फैसला। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला। ताजरों का जल्दी मार्केटें बंद करने से इनकार। महंगाई से सख्त परेशान अवाम बजट से खौफजदा, आने वाले बजट से मायूस। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से अच्छे की कोई उम्मीद नहीं। और पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरीज का आगाज। रोबोट सर्जन्स के मातहत काम करने लगे। लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन जारी। कामयाबी का तनासब 100%। कहते हैं डॉक्टर्स के हुकूमत सरपरस्ती करे तो सरकारी अस्पतालों में इस सर्जरी हो सकती है। जी जनाब, तो वेलकम बैक। हम आपको एक बार फिर से कहेंगे टॉप स्टोरीज के बाद। शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लोड शेडिंग के मसले के हवाले से। और लोड शेडिंग के मसले का हल निकालने के लिए कल एक अहम बैठक हुई, जिसमें हमने देखा कि बलूचिस्तान, इसमें सिंध और पंजाब के वज़ीर आला शरीक थे, और साथ में इसमें खैबर पख्तूनख्वा से जो सेक्रेटरी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद हमने देखा चीफ सेक्रेटरी जो वो तो मौजूद थे, और उसमें उन्होंने ये इस बात पे एका किया कि जी हमें लोड शेडिंग से नमरदाज़मा होने के लिए हमें बिजली की कंजम्पशन को है क्या, इसको हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिजली की कंजम्पशन ऐसे कम करें कि हम डे लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप सुबह जल्दी जो है मार्केटें खोलें और रात 8 बजे 8:30 बजे आप दुकानें बंद कर लें। सबने इसमें एका भी कर लिया। बिल्कुल हुकूमती सतह पर एका हुआ। लेकिन एक चीज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से चीफ सेक्रेटरी साहब क्यों आए? क्योंकि आपको पता है ना, वज़ीर आला साहब तो वैसे विफाक के खिलाफ खड़े हो गए थे ना, तो उससे वो नहीं आए थे, तो वहाँ पे वो चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे गए, वो उधर तैयारियां कर रहे हैं, वो उधर तैयारी कर रहे थे। तो बहरहाल तो ये एक उनकी जानिब से इकदाम किया गया। अब इस इकदाम के ऊपर आपके इल्म में है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डिसीजंस
वो 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे वाला वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुआ था। उसके बाद भी ये किया जाता था कि टाइम आगे कर लेते थे डे लाइट सेविंग के लिए। ये कोविड के दौरान हमने देखा कि उस वक्त भी ये मार्केट है जल्दी बंद करने का, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और थी। अब ये जो फैसला किया गया है तो कराची के ताजरों की जानिब से इसको मुस्तरद किया गया है। अच्छा, फिर ये है कि क्या इस पे हो सकता है, क्यों मुस्तरद किया गया है और क्यों ये ताजर समझते हैं कराची के ये फैसले गलत हैं, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ऑल ताजर इत्तेहाद कराची के सदर अतीक मीर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी अतीक मीर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि ये जो फैसला सामने आया है, बज़ाहिर ये लगता है कि तमाम सूबे इस पर मुत्तफ़िक़ हैं हुकूमती सतह पर, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर हम बात करें तो वैसे जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वज़ीर आला की ज़ाहिर है कि मर्ज़ी के बाद ही आए होंगे। सही। तो आप लोगों के एतराज़ात क्या हैं इस पे? देखिए, ये तरीक़ा कार ही गलत है। माजी में भी ये प्रैक्टिस हुई, कई दफ़ा ऐलानात हुए। अब बिजली कोई पानी का टैंक तो नहीं जिस पे आप स्टोर कर लेंगे, जो उस बंदिश से कबल लोड शेडिंग हो चुकी, उसका उस बंदिश से तो अजाला नहीं हो सकता। और उसके बाद जो रात भर लोड शेडिंग आप देखते हैं घरों में, वो भी ख़त्म नहीं होती। माजी में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक इलेक्ट्रिक कंपनी के टेक्नोक्रेट ने भी ये तनकीद की थी। क्या नाम मैं उनका नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तरीका गलत है, इससे लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, लेकिन नहीं होगी और नहीं हुई। देखिए, हमने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी देखा है कि वो कंजम्पशन वगैरह को जो है वो बेहतर करने के लिए वो डे लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जो कि उनके अपने हक में भी बेहतर साबित होता है। तो इसमें मतलब क्या है कि हम इसको क्यों नहीं फॉलो कर सकते, और इसमें मुमानत किस चीज़ की है? स्पेसिफिकली अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं, मैंने जब भी देखा, हम जब भी ऑफिस से घर जा रहे थे 1 बजे तक तो सदर की मार्केट में चुनिंदा दुकानें खुली होती हैं। डिसिप्लिन कर लिया जाए तो क्या मसला है? अगर सुबह 8 बजे दुकानें खोली जाए तो क्या मसला हो जाएगा? देखिए, वो एक अलग मसला है। देर से दुकानें खुलना वो एक अलग प्रॉब्लम है। वो एक कल्चर बन गया, खरीदार भी देर से आता है, दुकानदार भी देर से। गलत है वो, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। उसका लोड शेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मगरिब की मिसाल देते हैं, मगरिब लेकिन में उससे लोड शेडिंग की वजह से एनर्जी कंजम्पशन तो इसमें आ जाएगी ना। अगर आप सुबह 8 बजे खोलेंगे तो आप डे लाइट जो है वो कर रहे होंगे ना, आप डे लाइट इस्तेमाल करेंगे, आपको दूसरी बिजली पे ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, शी इज राइट अबाउट दैट। और ये बेसिकली के इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेना, ये वाकईतन सर ऐसा मुमकिन है। बेसिकली आपके मुल्क में तलब और रसद का एक फैक्टर होता है ना, कि इतनी बिजली आप लेट मी कंप्लीट। इट्स नॉट अबाउट दैट। फ़र्ज़ करें कि आपके मुल्क में बिजली पैदा हो रही है 10,000 मेगावाट और उसकी तलब है आपकी 12,000 13,000 मेगावाट। तो ये जो मार्केट्स अगर देर तक खुली रहेंगी तो ज़ाहिर है देर तक खुलेंगी तो बिजली भी यूज़ होगी, सारी चीज़ें होंगी, इस्तेमाल होंगी, और आप लोग के अपने बिल ज़्यादा और आप लोगों के अपने बिल्स भी ज़्यादा आएंगे। तो वो अगर मार्केट्स जल्दी बंद हो जाएंगी तो फिर वो चीज़ शिफ्ट कर सकेगी गवर्नमेंट उस साइड पे, जो कि महंगे तेल से बिजली इस वक्त पैदा करने पर मजबूर है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बड़े डैम्स के अलावा कोई डैम नहीं बने, जो सीधी सी बात है। रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना फोकस नहीं रहा, तो इसलिए फिल वक्त ये उन्होंने हल सोचा है कि इस तरह से बिजली की देखिए, उन्होंने अपने तौर पे दुरुस्त सोचा होगा, लेकिन इसके अमलन अगर आप नताइज देखें, देखिए इस वक्त दिन में 8-8 घंटे मार्केटों में भी और रेजिडेंशियल साइड पर भी लोड शेडिंग होती है। सर वो इसीलिए तो कह रहे हैं अच्छा, कम करेंगे। अब सुनिए ना, अब ऐसा है कि गर्म मौसम है पूरे मुल्क में। जी जी। लोग कदरे कम तपिश पे बाहर निकलते हैं, मौसम ठंडा होता है, 4 बजे 5 बजे लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। बड़ा शहर है, मैं कराची की बात करता हूँ, इसमें नकले मकानी सफ़र ये भी एक मसला है। काफ़ी देर ट्रैफिक में लोगों को, अब वो मार्केट पहुँचे और मार्केट 2 घंटे बाद बंद हो जाए तो दिन भर तो ख़रीदार वैसे गर्मी की वजह से नहीं होता, लोगों के घरों में लोड शेडिंग होती है, नहीं निकलते, मार्केटों में लोड शेडिंग होती है, वो शटर खुले और कारोबार बंद है। अब फिर वो जो 2-2.5 घंटे का वक्त रह जाता है, जो तकरीबन ये पीक टाइम होता है 6 से 9 बजे तक, उसमें आप कहें कि मार्केटें बंद कर दें तो फिर कारोबार किस वक्त करें? लेकिन कारोबार ये यही भी तो तो बात एक सवाल करें कि देखिए, अगर वो लोग जो सुबह टाइम पे, अगर वो भी लेट निकल रहे हैं, अगर रात को लेट आ रहे हैं तो ठीक है, वो सुबह तो उनके पास टाइम है। हम वही बात करें ना कि हमने कोविड के टाइम में भी तो देखा था सुबह जल्दी दुकानें खुल रही हैं, और आपने कहा कि ये मसला अलहदा मसला है कि जी लेट दुकानें क्यों खुलती हैं। तो ये भी तो बहुत बड़ा मसला है। अगर आप दुकानें सुबह 8 बजे खोलने के लिए लग जाएं, लोग भी इसलिए लेट निकलते हैं, उनको पता है दुकान 1 बजे से पहले खुलनी ही नहीं है। आप सदर बाजार का रुख कर ले, 12 बजे के बाद आपको कई
बहुत 12 कम बजे दुकानें अभी तो आप बिल्कुल बंद है ना, अभी तो आप बिल्कुल वीरानी वहाँ पर होगी, अभी वहाँ सफाइयाँ हो रही होंगी इस टाइम, हमने हमेशा देखा है। उसके बाद 12 बजे के बाद इक्का दुक्का दुकान खुलना शुरू होती है। तो अगर आप लोग उसको पहले खोल लें तो उसमें वैसे क्या मसला है? मैं इसे ये जानना चाह रही हूँ। पहले भी आप लोगों ने मुखालफत की थी, जब हमने कोविड के ज़माने में बात की थी, आपने कहा था जी हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही। आपको नहीं लगता कि अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे? बाहर के ममालिक में भी तो ये होता है, देखिए 8 बजे आप खत्म हो जाता चाहते है हैं कि काम। रातों रात एक ऐसी गलती जो एक कल्चर की शक्ल बन गई है कि लोग रातों को देर से सोते हैं, और बेशतर मैं समझता हूँ कि ये स्मार्टफोन आने के बाद ये कल्चर ख़राब हुआ। मैं समझता जी जी हूँ। तो उसे रातों रात तब्दील करना मुमकिन नहीं है। सर, ये एक बिल्कुल step बात तो लेना आपकी सही। पड़ेगा, हाँ। मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि हम आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वहाँ पर पहुँचा सकें। हाँ। अब बेसिकली देयर हैज़ टू बी अ टेक्निकल रीज़न फॉर दैट कि हाँ जी, आप बताएं कि इस तरह से बिजली की बचत मुमकिन नहीं है, जबकि हम ये समझते हैं और हुकूमत ये समझती है कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता है, बिजली बचाई जा सकती है। अगर 2 घंटे पहले बिजली की कंजप्शन कम होगी तो जो यूनिट्स का इस्तेमाल है, जो बिजली जो हाँ। प्रोवाइड की जाती है वो कम यूज़ होगी। तभी तो 4.5 दिन अगर की बात आपके कर रहे पास हैं। कोई टेक्निकल रीजंस हैं तो आप हमारे तवज्जुद से पहुंचाएं, तो ना सिर्फ ये कि हुकूमत सिंध तक पहुंचेंगे बल्कि विफाक तक पहुंचेंगे। अभी तक ये कहा जा रहा है कि जी, जैसे कि आपने अर्ज किया कि ये जो है वो एकदम आदत चेंज नहीं हो सकती या इस तरीके से नहीं हो सकता, कुछ सॉलिड ग्राउंड्स हैं आप लोगों के पास कि जी बिल्कुल है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है, कराची के बेशतर इलाकों में 25 से 40% तक लाइन लॉसेज है। जी जी, उन लाइन लॉसेज की बुनियाद पर ही लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग होती है, और खुसूसन वो उन इलाकों में निशानदेही है उनके पास कि कौन कौन से इलाकों में। अभी जैसे वो खुद के इलेक्ट्रिक ने ये बात तस्लीम की है कि अब वो उन एरियाज़ में लोड शेडिंग का दौरानिया कम कर देंगे जहाँ लाइन लॉसेस 25% से कम है। अच्छा, अब ये हमेशा हम एक बात कहते रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज़ नहीं है, प्रोडक्शन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जब तक ये सारे सिस्टम ठीक नहीं होंगे, इनकी खराबियों को दूर नहीं किया जाएगा, इसकी लेकिन तलब और सप्लाई का रसद तरीकाकार यही रहेगा। हाँ, वो बात आपकी सही है। अच्छा, लेकिन वो खराबियां मौजूद हैं, वो अपनी system- बात, वो अलग बात है सर। वो अलग बात इसलिए है कि फ़र्ज़ करें हम के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो उनकी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 1000 मेगावाट उनको नेशनल ग्रिड से मिल रहा है, ठीक है, लगभग पहले 600 मिलता था, 1000 मिल रहा है। उसके अलावा ये अपने प्लांट भी लगा रहे हैं और अभी भी सुनने में आया कि वो 1200 मेगावाट के 2 प्लांट्स हैं जिनमें से एक अभी ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ अर्से में। ये एक अलग चीज़ है जिसके हम सेपरेटली बात करते हैं। अभी मसला ये है कि फर्नेस ऑयल है महंगा, हाइडल ज़राए से जितनी बिजली पैदा हो सकती है वो हो रही है, ठीक है, हाइडल जरिया सबसे सस्ता है, उसके बाद फिर सोलर आ जाता है, और फिर सोली दूसरे- तलब और रसद का मतलब इशू है हाँ, यहाँ पे। बाकी इश्यूज हैं, बिजली वो हवा से भी बिजली पैदा हो रही है। इस वक्त चक्कर ये है, वो कह रहे हैं कि हम बिजली ज़्यादा पैदा नहीं कर पा रहे, अगर ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फर्नेस ऑयल और फ्यूल वगैरह जो है वो बहुत महंगा है, क्या करें। फिल वक्त उनके पास सोल्यूशन ये है कि अभी कुछ अरसे के लिए, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जाहिर है कि उनको भी एहसास है कि ताजिर भी कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, रोज़गार मुहैया करते हैं कई लोगों को, ये काम कर दिया जाए। सब सूबे इस पे मुत्तफिक है, हालांकि आपको पता है कि सब कई चीज़ों पे मुत्तफिक नहीं होते। हाँ, तो कभी कुछ ऐसा अरसे एक के लिए honeymoon अगर में। मान लिया जाए कड़वा घूंट भर के, मतलब इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग थिंग, तो ये मुमकिन तो हो सकता है सर। देखिए मुमकिन बिल्कुल इस तरह हो सकता है, अगर दिन के आगाज में मिसाल के तौर पे इब्तिदाई जो पहर है, दोपहर है, सेपहर है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी मुहैया हो तो कारोबार हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। 12 से 2 बजे तक, फिर 4 से 6 यानी कि बजे अगर तक। आपको एक ये हफ्ता गारंटी करके दी तो जाए देखें, कि हाँ। उस टाइम में बिल्कुल। जिस लाइट टाइम नहीं में जाएगी। उस टाइम पे बिजली मुहैया रहेगी तो फिर आप जाहिर है कि फिर आपको कोई एतराज़ नहीं होगा कि 8 बजे बंद हम हो। ये कहते हैं कि 8 बजे अगर आप मार्केट बंद करवाना चाहते हैं, 8:30 बजे, तो उससे कबल का जो वक्त है उस वक्त लोड शेडिंग वो उस लोड वक्त शेडिंग फ्री होना ना चाहिए। हो। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है बड़ा जी। यहाँ पे अच्छा। अतीक एक- मीर साहब देखिए, हमारे यही साथ बात मौजूद है हैं। कि बाज़ औक़ात बातें मिस इंटरप्रेट की जाती हैं। अतीक मीर साहब ने क्लियरली कहा है कि भाई उससे पहले अगर बिजली जाएगी तो हम कारोबार कैसे करेंगे, और ये कह देना कि यकसर मुस्तरद कर दिया, तो ऐसे यकसर मुस्तरद नहीं किया। ज़ाहिर है कंडीशनल चीज़ें होती हैं, वो भी परेशान है, अपना बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं,
और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की और कराची की इकॉनमी को बड़ा फ़ायदा और बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करके देते तो हैं। आई एम श्योर कि अभी मैसेज जो है क्लियर पहुंच गया है कि इनकी जानिब से सिर्फ और सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो टाइम इनको दिया जा रहा है वो लोड शेडिंग फ्री टाइम होना चाहिए ताकि अच्छे और बेहतर तरीके से अपने कारोबार को जो है वो चला सकें और हमारी ताजिर बरादरी को यह ना लगे कि इनको दीवार से लगाया जा रहा है। जैसे इनको कोविड के टाइम में जब वो उन्होंने कहा था कि दुकानें जल्दी खुलेंगी जल्दी बंद हो जाएंगी, तो वो मसला नहीं है, बट लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि कल जो स्पेसिफिकली कल कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास हुआ है और उसमें जो कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं कि किस तरीके से हम कम से कम बिजली जो वो कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए तभी तो हमने देखा ना कि ये भी बात की जा रही है कि 4.5 दिन जो है वो काम किया जाए। पेट्रोल की भी देखिए कंजम्पशन कम होगी। असल में बात ये मदीहा कि जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है ना, उसके अंदर हम कई दफ़ा ये बात करते हैं कि उसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से हटके देखना चाहिए कि हाँ किस तरीके सोल्यूशन की तरफ जाएं। हर किसी को अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए और फिर जाहिर है अब वो एक्सप्लेन जब आप किसी को प्रोसेस करेंगे कि हाँ मुश्किलात हैं क्या, कैसे बननी है, कैसे बनती है, तो फिर वो अगले बात भी सुनते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे लग रहा होता है कि मसला है कि जी हमने सुबह दुकानें नहीं खोलनी, हम 12 बजे के बाद ही खोलेंगे, तो वहाँ पे उनको भी थोड़ी बहुत लचक दिखानी है। अच्छा जी, आपको पता है कि कल आने वाला है बजट और इस आने वाले बजट से लोग इतने पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे और शहर कराची के लोग तो स्पेसिफिकली इस आने वाले बजट से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और उनको लगता है कि इस आने वाले बजट से महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। कराची में ये सूरत हाल है मदीहा, देख रही हैं आप, ये महंगाई से लोग परेशान हैं और ज़ाहिर है कि बेरोज़गारी से भी लोग परेशान हैं, गर्मी से लोग परेशान हैं। वैसे ये है कि हर नमाज के बाद या जब भी आप कोई इबादत करें, अल्लाह को याद करें, तो आपको ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि ना सिर्फ आपकी मुश्किलात कम हों बल्कि सबकी मुश्किलात में अल्लाह कमी लाए, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुश्किल वक्त है, इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल जी, और इस मुश्किल वक्त में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने कराची की तो बात कर ली, लाहौर की भी अगर बात करें तो वो लोग भी कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने में, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने देखा है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बाकी तमाम तो चीज़ों की भी कीमतें बढ़ जाती हैं। लोग कितना परेशान है लाहौर में और लोग क्या राय रखते हैं, हसन हफीज़ बता रहे हैं। दालें तो बहुत महंगी हो गई, आपने मुर्गी पकानी है या दालें एक ही रेट हो गई। नून लीग की हुकूमत को 2 माह गुजर गए। महंगाई कम करने का दावा करने वालों ने दालों की कीमतों में जालिमाना इजाफा कर दिया। काफ़ी महंगाई हो रही है, आपके सामने दालों का यही 50 रुपये मेरे ख्याल से किलो मगर बढ़ गई। पहले दाल माश थी, वो सरकारी रेट 280 रुपये था अकबरी मंडी का, अब वो बढ़ गई है 360 रुपये अकबरी मंडी से इधर आएगी। अवाम का कहना है कि पेट्रोल और बिजली के निर्ख बढ़ने के बाद दालों समेत हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 40-50 रुपये एकदम फ़र्क डाला इन्होंने, और हर दाल के लिए, ये नहीं कि चने की दाल है या मूंग की, नहीं, हर दाल को इन्होंने बढ़ा के रेट दिया है। हर हफ्ते ना कीमतें बढ़ रही हैं और दालें, घी, दूध, चावल, कोई भी चीज़ ले लें, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट जो रेट बढ़ाती है ना या कम करते हैं, ये अपनी मर्जी करते हैं। अवाम का कहना है कि इमरान हुकूमत के दौर में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे पर शोर मचाने वाले मौजूदा हुक्मरान अब हमारी परेशानी पर खामोश बैठे हैं। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ हसन हफीज़, ARY न्यूज़, लाहौर। अच्छा, वैसे दाल में एक चीज़ है मदिया, मतलब अब जैसे चिकन है महंगा होता जाता है ना, तो फिर भी आप जो खाने में ना बोटी तलाश कर रहे होते हैं, दाल में ये है कि एक जग की जगह 2 जग पानी डाल दें, इंतहाई पतली कर दें, चावलों के साथ खाएं, तो फिर भी थोड़ा सा असरा हो सकता है किसी तरीके से। मतलब मुझे तो पतली दाल पसंद है, और अभी जैसे महंगाई होना शुरू हुई है, हॉस्पिटल्स में भी मिलती है मदिया, वहाँ भी वैसे मिलती है, वहाँ पर भी मिल जाती है। एक ही बात है, फिर के बाद मिलते हैं, ब्रेक लेते हैं। वाकई लो जी, गुज़िश्ता रोज़ एक हुआ मार्का जिसके बारे में सब बहुत ही पुरउम्मीद थे, पुरअज़्म थे, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो अभी मुंह नीचे करके थोड़ा सा बैठे हुए हैं। वो कह रहे थे कि हाँ जी मैचों में फतह तो लिख दी गई है और बस ये मुकाबला, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ अकेला कह रहा था कि भाई मुकाबला सख्त होना चाहिए, कंपेटिटिव होना चाहिए, नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को मजा आए। इतने अरसे बाद मुल्तान में मैच हो रहा है और आप सोचें वेस्ट इंडीज़ ने आके बैटिंग की, 150 रन बनाए और उसके बाद शाहीनों ने वो कर लिया। ठीक है, विक्ट्री तो मिल जाती, लेकिन उस सूरत में उसकी वो मज़ा ना आता।
आप ऊँग रहे होते मैच देखते देखते, कोई लेकिन एक्साइटमेंट कल के मैच में किसी को ऊँगने नहीं दिया। 306 का उन्होंने दिया टारगेट पाकिस्तानी टीम को, और उसके बाद दरमियान में ऐसा लग रहा था कि मैच तो जी जनाब फंसा खड़ा है, लेकिन खुश अब दिल फौरन आके आप दिल end में- ऐसा दिल हमारा खुश किया भी। फौरन आप end में ऐसा पहुंच गए। तो क्या ऐसा नहीं था? भाई पहले तो आप बात कर रहे हैं ना शाय होप की, जिसने अपनी टीम की उम्मीदें बढ़ाई और हाँ। हमारी टीम की होप छीनने की अपनी सी पूरी कोशिश की। मुंह आप लटक गया हमारे सोचे से। मुल्तान में आके, भाई मुल्तान में आके तुम आम खाओ, तुम्हें किसने कहा है कि तुम 127 रन बनाओ? तो होप ने तो हमें होपलेस ही कर दिया था। होपलेस ही कर दिया था। फिर उसके लेकिन- बाद बाकी कसर निकाली वो शमारा ब्रुक्स ने। मतलब नाम देखें जिंदगी में किसी कई के तो पहली दफा सुन रहा हूँ। पहले नाम याद होते थे, अब ये है कि अब टीमें याद इतनी जल्दी रहेंगे से ना, चेंज होती हैं। अच्छी परफॉर्मेंस ऑफ लेकिन- कोर्स नाम उनके याद रहेंगे। तो खैर फिर कल जब खुश दिल ने आके, मैं तो एंड की इसलिए बात करूंगी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैच जो है ना वो शायद हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन खुश दिल ने आके ऐसा कमाल खेला। और वो जो 4 छक्के लगा दिए ना इस बॉय ने, बल्ले भी बल्ले थे, शावर भी शावा, आप भी देख लें। एक वीडियो गेम की सूरत में एक खेलता हूँ, उसमें भी ऐसे कड़ाके वाले छक्के लगते हैं, इतना मजा आता है, इतनी तसल्ली तशफ़ी मिल रही होती है, क्या बात है खुशदिल। लेकिन उससे पहले बाबर आजम भाई, यू आर अ लिविंग लेजेंड अभी से ही यार, कसम से क्या आपने शानदार इतनी सेंचुरी maturity, बनाई। हाँ। इतनी मैच्योरिटी। उसके रिजवान अलावा आफ्टर द गेम भी मैच्योरिटी के जैसे उन्होंने अपना जो अवार्ड है, क्योंकि खुशदिल ने मैच जीत के दिया तो बिल्कुल उन्होंने ऐसे खुशदिल ही। के वो नाम कर दिया। सो लेकिन वो जाएगा मेरे ख्याल में बाबर आजम के पास ही, है बट ना? नाम करना भी तो हाँ, बड़ी बड़ी बात बात होती है है, ना, बड़ी कि बड़ी बात है ये बात होती कर है कि आपने जो इतना बड़ा अपना अच्छा award जी, अपनी बॉलर्स performance में के अगर हम नाम बात किया। करें तो शाहीन शाह अफरीदी साहब ने 2 विकेटें ली हैं 10 ओवर में। मतलब ही वाज वेरी इकोनॉमिकल के 5.5 की उनकी इकॉनमी रही। लेकिन हारिस रऊफ ने ली 4 विकेटें, लेकिन रन उन्होंने दिए 77। तो अब ये शायद हाशमी साहब से आगे चल के ये भी पूछेंगे कि इनमें से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा मुफीद साबित हुआ। तो हमारे साथ मौजूद हैं शायद हाशमी, आप शुरू कीजिए। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। शाहिद साहब देखिए, कल पाकिस्तानी अवाम खुश होगी। हम देखें कितना डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी टीम कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है, अगर अच्छा मैच ना हो तो हम कैसे एंजॉय करेंगे। लेकिन अच्छा हो गया ना कल का मैच, तो नेल बाइटिंग मैच हो गया जैसे जी, जी। सत्ती चाहता था। जबरदस्त मैच हुआ और 50वें ओवर में जाके मैच का फैसला हुआ। हाँ। और होप ने तो पाकिस्तान की होप छीन ली थी, लेकिन खुशदिल ने दिल खुश कर दिए सबके। हाँ, ट्रू। और मैच काफी फंस गया था। बीच में पाकिस्तान ने काफी सुस्त बैटिंग की। एक वक्त था 24.5 ओवर से 35.4 ओवर तक, यानी 59 गेंदों तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगी। 59 गेंदों का मतलब है 10 ओवर में एक कम गेंद, उस पर कोई भी बाउंड्री नहीं लगी, और वो सुस्त रवि पाकिस्तान को ले डूबती। अच्छा, वैसे ओवरऑल मैं बॉलिंग के हवाले से बिफोर वी मूव ऑन टू द बैटिंग साइड, ये आपके ख्याल में ज़्यादा मुफीद कौन रहा? शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें 55 रन, या फिर हारिस रऊफ 4 विकेटें 77 रन? दोनों अपनी जगह पे मुफीद थे। देखें वनडे की क्रिकेट और फिर एकदम फ्लैट विकेट, गर्मी, हाँ। तो उसमें बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल था। फ्लैट विकेट हो, फिर इतनी सख्त गर्मी हो, 44-45 डिग्री, तो मुश्किल था। लेकिन हारिस रऊफ एक विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने 77 रन किए। शाहीन कम रन देते हैं, उन्होंने 2 विकेटें ली। यकीनन शाहीन ज्यादा मौसर थे, शुरू में ही पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू उन्होंने दे दिया जब उन्होंने काइल मेयर्स को आउट किया। लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल अपनी बॉलिंग स्ट्रेटेजी की तरफ भी देखना पड़ेगा, और खुसूसन हसन अली की तरफ, जिनका ये 11वां मैच था। उन 11 मैचों में 6 मैच ऐसे हैं जिनमें उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिली। बड़े चैंपियन बॉलर हैं और उनसे पाकिस्तान को विकेट। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि एक तो ये है और दूसरा ये है कि हमारे बिल्कुल विकेट फ्लैट थी, सारा कुछ था, मुश्किलात थी। बाद में मौसम भी ठीक हो गया होगा, लेकिन स्टिल ये हमारा होम ग्राउंड है, वेस्ट इंडीज़ का नहीं है। तो अगर उनके बॉलर्स भी वर्ल्ड क्लास बैटिंग के सामने इक्वली वेल परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बॉलिंग में क्या क्या लैप्सेस हैं। फुल क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज टीम। हम तो समझ रहे थे कि काफी वन साइडेड होगा मैच, लेकिन उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी की। आखिर के 4-5 ओवर्स में मैच टिल्ट हो गया। वो भी आखिरी 5 ओवर्स अगर आप देखें, 4 ओवर में पाकिस्तान को 44 चाहिए थे, फिर एक 20 रन का ओवर आया 47, जिसमें 3 छक्के मारे। लेकिन उन्होंने 48 ओवर में फिर सिर्फ 3 रन बने, और पाकिस्तान को आखिरी 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे, और वहां से मैच पाकिस्तान जीता। तो फुल क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान को अगले मैच में अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट लानी है। अच्छा, उसके साथ साथ शायद साहब ये बताइएगा, जैसे हमने देखा कि इस मैच में हारिस को वैसे मौका मिला और बहुत सारी जगहों पे प्लेयर्स अच्छा खेले थे। खैर गो के हारिस ने रन्स भी काफ़ी ज़्यादा खाए, लेकिन इससे
जो दूसरे वो प्लेयर्स जो कि सीनियर प्लेयर्स भी हैं और टीम से इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, सो उनकी वापसी के हवाले से ना काफ़ी ज़्यादा शकूक शुबात के हवाले से बात की जा रही है। जैसे सरफराज की टीम में वापसी के हवाले से जो है, सैफी भाई की टीम में वापसी के हवाले से बात भी की जा रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं। क्या ऐसा ही है? देखिए, दिल जने लोग तो ऐसा ही कहेंगे सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन मैं थोड़ा सा एनालिसिस ये करूंगा कि अब मुश्किल हो गया सरफराज का टीम में वापस आना। जिस तरह वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे थे, 2019 का वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा था, एकदम से उन्हें तीनों फॉर्मेट से हटा दिया। वो डिसहार्ट भी बहुत हुए, उनसे फिर एक दो मैच जो खेले इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं हुआ। अब यंगस्टर्स आएंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरफराज को वापस लाना। सरफराज को डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी होगी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी कि उन्हें लेना पड़े। लेकिन ये एक अच्छे खिलाड़ी के लिए जो कि टीम का कैप्टन भी रहा हो, उसके लिए ये तमाम तर फैक्ट्स कितने वैसे ट्रॉमेटाइजिंग साबित हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये फैक्ट से उनकी अगली परफॉर्मेंस भी कितनी मुतासर हो सकती है वैसे शायद साहब। डिसहार्ट तो होता है प्लेयर, जिस तरह वो तीनों फॉर्मेट से हटे और उन्हें टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से हटाना तो बहुत ही बड़ा जुल्म था। उन्होंने आखिरी जो मैच खेला था जोहानिसबर्ग में गालबन 2019 में, उसमें उनका 50 रन थे और पूरे मैच में उन्होंने 10 कैच पकड़े थे, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज हो सकती है कि एक आदमी 10 कैच पकड़कर रिकॉर्ड बनाए, 50 रन भी बनाए और उसे फिर अगले टेस्ट मैच में कप्तानी से हटा दिया जाए। सरफराज काफी डिसहार्ट हुए होंगे। अब नए लड़के जो आ रहे हैं उनके सामने उन्हें अपनी जगह बनानी है, दोबारा वापस टीम में आना है, तो उन्हें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट। क्या बात है। अच्छा, अब जरा ये बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाबर आजम ही इज़ बिन रूलिंग द ओडीआईज लाइक अमेजिंगली, उनकी कंसिस्टेंसी पे क्या कमेंट करेंगे? और ख़ास तौर पर अभी वो आईसीसी की रैंकिंग में भी आ गया है कि जी उनकी हुक्मरानी बरकरार है और टेस्ट में भी थोड़ा सा ऊपर आए। निकोलस पूरन ने भी शायरी में कहा होगा, वो गा रहे होंगे कि मौसम हसीन है लेकिन, तो निकोलस पूरन ने कहा होगा तुम सा हसीन नहीं। यानी बाबर आजम इतने जबरदस्त स्ट्रोक्स खेल रहे हैं कि मौसम में भी मजा आ गया होगा वेस्ट इंडीज को भी, जो शायकीन ग्राउंड में बैठे थे उन्हें भी, और जो हम सब लोग जो टेलीविजन पे देख रहे थे उन्हें भी। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो, व्हाइट बॉल क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट में, T20 में, वनडे में नंबर 1 है दुनिया के, और वो पहले बैट्समैन दुनिया के बने जिन्होंने 3 लगातार मैचों में 3 सेंचुरियां 2 दफा बनाई है, एक 2016 में, एक 2022 में। तो फिनोमिनल बैटिंग कर रहे हैं, अल्लाह करे उनको जगह लगे वो उसी तरह बैटिंग करते रहे। इंशाल्लाह अल्लाह करे वो ऐसे ही बैटिंग करते रहे, उनका बल्ला ऐसे ही रन उगलता रहे और वैसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। एक और चीज, वन लास्ट थिंग, कि वो जो रूट के बारे में प्रेडिक्शन की है माइकल वॉन ने कि भाई वो तेंदुलकर के 15,000 से ज्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ देगा, इज जस्ट 31 और तकरीबन 10,000 से ऊपर बना चुके हैं। ही इज ऑन सेकंड इन टेस्ट मैच रैंकिंग्स। आपका क्या कमेंट है इस पे? लगता है आपको ऐसा होगा? हो सकता है, जिस तरह जो रूट खेल रहा है, जिस तरह इंग्लैंड टेस्ट मैचेस खेलता है, हर साल वो 2 टीमों को होस्ट करते हैं और 1 या 2 वो टूर करते हैं, यानी उनके साल में 8-10 टेस्ट मैचेस आराम से हो जाते हैं। तो उनको जो रूट को वाकई जिस तरह से वो खेल रहे हैं, अब वो कप्तानी भी उनसे ले ली गई है तो वो रिलीफ हो गए। और अगर जो रूट तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का टेस्ट का रिकॉर्ड, तो इंशाल्लाह बाबर आजम सचिन तेंदुलकर का वनडे का रिकॉर्ड। क्या बात है, क्या बात है। पहले कोहली का तोड़ेंगे, फिर उसके बाद बाबर आजम इंशाल्लाह तेंदुलकर को भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, इंशाल्लाह से दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही स्क्रीन पे, बल्कि कोशिश करेंगे आपको स्टूडियो पे बुला ले, क्योंकि अभी ये मैचेस का सिलसिला जारी है। आगे क्या है जी? आगे जी ब्रेक है। हम भी चाहते हैं कि ब्रेक आए, थोड़ा सा सुकून का सांस लें, हमारे आवाम ब्रेक बड़ी जरूरी होती है। हाँ, नाश्ता करिए जी, 1-2 चाय के कप पिए। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले जब हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते थे और दुनिया में जब क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाती थी, तो हमने देखा कि उसके असरात हमें नज़र आते थे। अमेज़ॉन की जैसे जंगलात पे आग लग गई और बड़े पैमाने पर आग लगी, और फिर लोग बात करते थे कि देखिए जी क्लाइमेट चेंज। तो जब हम पाकिस्तान में उस वक्त ये बात करते थे तो पाकिस्तानी कहते थे हमारा तो मसला है ही नहीं, हाँ। ये तो अमेज़ॉन के जंगलात में आग लगी हुई है। लेकिन अब पिछले दिनों से हम क्या देख रहे हैं, बलूचिस्तान में शरानी में जब हमने देखा है कि कितने बड़े एकड़ पे जो जैतून की भी, वहाँ हज़ारों एकड़ पे मुहित जो वहाँ की हमने देखा कि जो चिलगोज़े थे, जैतून थे, इनके दरख्त, किस तरीके से यहाँ पर आग लगी इन जंगलात में और कितना नुकसान हुआ वो हम लोगों ने देखा। फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई, हुकूमत वो उसमें कहा यह जा रहा था, आपको याद है कि
बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान हमारे साथ थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई इंसानी शरारत थी। एक तो ये फैक्टर भी होता है, पिकनिक पे भी आए हुए थे तो सिलेंडर का इशू एक था। तो ये लोग एहतियात नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, ये सिलसिला कुछ फैलता जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर 300 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं। एबटाबाद, शांगला, इसके अलावा इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों, फिर कोटली सतिया का इलाका, वहाँ पर भी जंगलात में आग लगी रही और काफ़ी हमने वहाँ पर भी नुकसानात देखे। अच्छा, ये अलमिया क्यों है कि भाई दुनिया भर में आग लगती है क्योंकि वहाँ जंगलात ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो बात वो आ जाती है कि हमारे पास तो वैसे ही निचोड़ने के लिए बाल नहीं है, तो अगर जो हैं जंगलात बेचारे 5% से भी कम पे, अगर बलूचिस्तान में बात करें तो मेरे ख्याल में 0.5% भी या 1% भी कवर शायद नहीं होगा, फॉरेस्ट कवर पूरे मुल्क में टोटल 5% होगा, 25% होना चाहिए। अगर ये भी चला जाएगा तो फिर तो मतलब क्या रहेगा हमारे पास। आए दिन अभी जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने देखा है कि जो जंगलात पे आग जिस तरह से लगी और जिस तरीके से वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि आजकल हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, पहले बलूचिस्तान में, फिर हम खैबर पख्तूनख्वा में मागला हिल्स में हम देख रहे हैं आए दिन आग लगी हुई होती जंगलात में, ये क्या वजह है इसकी? काफ़ी सारी वजूहत हैं। ये तो पूरी दुनिया में फिनोमेना आ रहा है, जौन सा इसका क्लाइमेट चेंज की वजह से जौन सा है ना, एक फैक्टर है कि जी जहाँ जहाँ हीट वेव्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ एक्सटेंडेड समर पीरियड है, टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, वहाँ पर इसके जौन से इंसिडेंट्स हैं उसको कहते हैं फायर के, वो ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान में भी इसी तरीके से है, लेकिन इसमें दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा। एक होता है कि आग का लगना और फिर भड़क कर जौन सा ना जंगलात को तबाह करना, दूसरा है कि आग को इंस्टिगेट या लगाना। जी। तो इसमें ह्यूमन एलिमेंट जैसे आप कह रहे हैं ज़्यादा वो है कि जनाब बहुत सारी जगह जहाँ आग लग जाती है ना, वो बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट है जो उसमें बदएहतियाती के साथ जो सा मोटरवे पर देखें सारा दिन वो पुलिस वाले बेचारे जो है ना आगे में जाते रहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो है ना क्लाइमेट चेंज जो है इसको प्रिपेचुएट कर रहा है, उसकी वजह से जो है ना ये इंसिडेंट्स ज़्यादा होंगे, जैसे इंटरनेशनली भी देखा। हाँ, एक और चीज़ भी है कि एक तो हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनली भी जैसे अमेज़ॉन में हो गया या ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पर भी आग लगती है, तो जंगलात की आग, जंगल की आग जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो इसीलिए है कि उसको बुझाना आसान नहीं होता, भले आप कितने रिसोर्सफुल ही क्यों ना हो। एक तो हम रिसोर्सफुल नहीं है हमारे पास, आपको याद है कि वो ईरान से हमें जहाज़ मंगवाना पड़ा था और उसकी वजह से उसकी तहत स्प्रे करना पड़ा, वरना वो इट वॉजेंट इनफ। दूसरा ये है कि हम बचपन में, वो आपको याद है एक टेस्ट होता था सर, मैग्नीफायर के ज़रिए हम आग लगाने की कोशिश करते थे पेपर पे सूरज की तपिश के ज़रिए। तो ऐसा मुमकिनात में से है कि सूरज की रोशनी से आग लग सके तपिश से? बिल्कुल लगती है जी, इसको कहते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास आप ना भी इस्तेमाल करें, अगर आपने कैंस फेंके हुए हैं ना, हाँ। या शीशा ही फेंका हुआ है और टेम्परेचर 48-49 के ऊपर जाता है तो आग लग सकती है। ड्राई, और ख़ास तौर पर जो वेजिटेशन जब ड्राई होती है ना, एक्सट्रीमली ड्राई, तो ये बड़ी सेंसिटिव है। ज़्यादा जो आगे लग रही हैं जो सी ऑस्ट्रेलिया की आप बात करें, कोलोराडो की, वो लाइटनिंग की वजह से लगती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, उस वजह से जो सी आग लग जाती है। तो इधर ये मैं यही समझ रहा हूँ कि जो आप गंद फेंक रहे हैं, जो शीशे फेंकते हैं या लोग जो बेहतियाती करते हैं, कुछ ये टिकटॉक के ऊपर भी आपने देखा होगा कि फैशन के लिए भी लोग जो उसको लगा कर चेक करना चाहते हैं कि आया आग लगती है कि नहीं। सही। अच्छा, और साथ में ये भी कहा जाता है बहुत सारी जगहों पे कि जब वक्त से पहले गर्मी आ जाती है, वक्त से पहले गर्मी का सीज़न आ जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न बनता है इस तरह के वाक़यात में। क्या डॉक्टर साहब ऐसा है? बिल्कुल है। देखें जी, ये सिर्फ गर्मियों में सिर्फ नहीं आ रही, ये सर्दियों में भी आप देखेंगे कि सर्दियों के अंदर भी जो है ना, उसको कहते हैं आपको ये मरगला की पहाड़ियों के ऊपर जो है ना आग का वो फिनोमेना आता है। मेन चीज़ है ड्राइनेस। जहाँ ड्राइनेस होगी वहाँ वेजिटेशन जो है ना, दरख्त हैं या उसके नीचे जो सी ग्रोथ है ना, वो ड्राई होकर सूखी होती है, तो वो तो एक बिल्कुल आग की तरह काम करती है, जैसे उसको कैटलिस्ट जो है ना वो बनकर उसके ऊपर काम करती है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब ज़रा ये करें कि हमारा मसला दरअसल ये है कि क्लाइमेट चेंज अभी उसके असरात हम देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया से भी खबरें आ रही थी कि वहाँ पर भी ये जो थंडर लाइटनिंग के वाक़यात काफ़ी बढ़ना शुरू हो गए हैं, पहले इतने नहीं होते थे। तो ये ज़ाहिर है कि चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। हम अब क्या कर सकते हैं सर इस सूरत हाल से निपटने के लिए? ये जो फिनोमेनाज हैं इनको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं हुकूमती सतह पर?
देखिए ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आग लगने ना दें, अनलेस नेचुरल कॉज की वजह से लग जाती है। लाइटनिंग आ गई उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ ह्यूमन एलिमेंट है ना, उसके लिए एजुकेशन है, इसके ऊपर फोकस करें कि जी। सेकेंडली इसके प्रोटोकॉल्स और रूल्स कंडक्ट के जॉनसन ने बड़े वाजे कर दिए। आपने किसी ने कैंपिंग के लिए जाना है, वो उसके पास फायर लगाने का कौन से जरिए हैं, उसके पास माचिस है, क्या कुछ है। जो बच्चे हैं उनके अंदर ये तालीम यहाँ से आप स्टार्ट करें। दूसरी मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी आग जानबूझकर लगाई जाती है। ये जौन सी हिडन इनएफिशिएंसीज होती है ना जी, खा गवर्नमेंट की हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो आप देखेंगे ऊपर जो से लोग लगाकर थोड़ा सा जला दिया, बाकी को कहा जी हाँ वो तो जी हमने इतने सारे करोड़ों मिलियन बिलियन दरख्त लगाए थे, वो तो आपके सामने सारे सड़ गए हैं। तो जो इनएफिशिएंसीज होती हैं ना हमारी इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज, उनको छुपाने के लिए भी जॉनसन है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हमारी मालूमात में ये इजाफा कीजिएगा जी जी कि ये जो फॉरेस्ट कवर की हम बात कर रहे थे, क्या वाकईतन हमारा 5% से भी कम है? अभी करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है मुल्क भर के? इससे जॉनसन है जी, ये बिलियंस की जो सुनामी वाली आप बात करते हैं, वो तो अब जब आएंगे दरख्त तो उनको देखेंगे। यू आर वेरी राइट, 5.2% था जी उसको कहते हैं। नॉर्मली जैसे आप बता रहे हैं 25% इज सॉर्ट ऑफ मीनिंग फॉर हेल्दी जो सी इकोनॉमी होती है ना, 25%। लेकिन हम तो ये कहते हैं अगर हम अगले 20 साल के अंदर इसको जॉनसन ना वो भी कर दें, अपना 8 to 10% कर दें, वो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर दरख्त कोई नहीं है, आप तो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया को काउंट करते हैं ना, वो अनइम्पोर्टेंट है। रियल असल सवाल तो ये कि उसके अंदर कोई दरख्त भी होना। बिल्कुल, दरख्त होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बस आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, ये जहाँ जिन जंगलात में जब आग लगती है, तो जब आग बुझ भी जाती है, तो यहाँ पे जो दरख्त होते हैं क्या वो दोबारा उगाए जा सकते हैं? और क्या जो दरख्त वहाँ पे उगाए भी जाएंगे, जिनमें आने वाला फल होगा वो मुतासिर होगा जो आग पहले लगी थी उससे? बिल्कुल होता है जी। देखें वो तो जो है ना एरिया है जिसके ऊपर आप आग लगाते हैं, वो वाला जो दरख्त एग्जिस्टिंग है, अनलेस उसका रूट सिस्टम किसी वजह से बच गया, जो कि बहुत मुश्किल होता है। देखें कौन सी आप स्पीशीज़ लगा रहे हैं। हमारी जो सी स्पीशीज़ ज़्यादा हैं वो रेसन बेस्ड है, जैसे यूकलिप्टस है या ये दूसरे दरख्त हैं, इनको तो जैसे एटम बम की तरह आग लगती है ना, उसको कहते हैं। तो इसके लिए जो चॉइस है स्पीशीज़ है उसकी तरफ भी हम तवज्जो करें। उसके बाद दूसरा इसकी प्रोटेक्टेड एरिया जो है ना, जिसका काम ही नहीं कोई भी, अगर तो पार्क है जिसके अंदर आप अलाउ करते हैं पब्लिक को जाना, वो ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये कि जी हर बंदा जाए, वो जो उसका दिल चाहता है वो उसको कहते हैं उसके अंदर करे, अपना आग को लगाने के लिए जो है उसके पास वो, या कैंपिंग अनप्रोटेक्टेड कैंपिंग है। सेकेंडली मैं ये बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब इसके अंदर इन्वेस्ट करें। इसके लिए जो है ना, जैसे अभी जहाज बाहर से नहीं मंगवाएं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें, ये फिनोमेना कंटिन्यू करेगा जी। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है। वाकई हम ये देखेंगे कि जी किसी दूसरे मुल्क से जहाज़ अगर हमारी हेल्प करेगा उतनी देर में तो ये आग मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और नुकसान भी ज़्यादा होगा। ऑलराइट जी, तो 10 बज के कुछ ज़ायद वक्त हो चुका है और हम आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हैं और आप हमारे मुंतज़िर थे, हम आपके मुंतज़िर थे और आप टीवी स्क्रीन के सामने। मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, मैं बैठ के सलाम करूं। अस्सलाम वालेकुम सबको, वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों को जो वतन अजीज़ से बाहर हमें देख रहे हैं, हमारी नशरियात उन सबको नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात हमारी तरफ से पहुँचें। बिल्कुल जी, और आज के शो में बहुत कुछ आपके साथ हमने शेयर किया। पहले हमने जंगलात में जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि आग लग रही है, इस हवाले से बात की। क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम जितनी बात करें उतना ही कम है। बच्चों को जैसे हमने देखा कि पंजाब में ग्रीन बुक्स पढ़ाए जाने के बारे में भी सोचा जा रहा है, लेकिन वो 7th क्लास के बाद से आप बच्चों को अभी से बताएं बेटा क्लाइमेट चेंज क्या होता है और हमें अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या करना है, हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। हमें ये ज़मीन जो इतना कुछ देती है, हमें इस ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ कचरा नहीं देना। आप इस ज़मीन को जितना अच्छा ट्रीट करेंगे, ज़मीन आपको उतना ही समंदर को पूरी गल करो, नहीं तो वो ज़मीन को छोड़ के समुद्र में डालना शुरू कर। समंदर की एक आदत भी है, समुद्र जो अपने अंदर चीज़ खींचती है उसके बाद समुद्र वो चीज़ वापस आपको देती है। तो ये आप देखिए कि आपने समुद्र को कचरा दे रहे हैं तो वो समंदर कचरा आपके मुंह पे मारेगा। आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, आप देखेंगे समंदर इतना साफ होगा, नीला पानी होगा, लेकिन पाकिस्तान में जो समंदर है वहाँ से हमें स्मेल भी आ रही होती है। मतलब वहाँ स्मेल क्या, जो उसके आसपास रहने वाली आबादियाँ होती हैं 5-5 किलोमीटर तक, समहां उनमें भी स्मेल आ रही होती, समझ में नहीं आ रही थी भाई ये क्या मसला है। वजह यह है कि हम सफाई सुथराई का वो ध्यान नहीं रखते, हालांकि हमें बता दिया गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन वो न जाने हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर करते हैं, हम कहीं पर भी नहीं करते। गोरों को हम क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन वो सफाई सुथराई आप कहीं पर जाके बीचेस पे कचरा फैला के तो देखें तो आपको लग समझ जाएगी। आप गोरों की एग्जांपल क्यों दे रहे सकती, कराची से आप पकड़े जी तकरीबन 2 घंटे की फ्लाइट और जाएं आप दुबई,
चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाता है, लोगों का बिहेवियर बदल जाता है, जो लोग जाते हैं वो भी बदल जाते हैं। हाँ। ऐसे साफ और शफाफ हो जाते हैं। यहाँ पे तो एक नया पुल बनता है, तो जो नया पुल जब उसकी सफेदी भी हुई ही होती है कि एक लाल रंग की फुलेरी सी आती है और वो जाके जी उसकी जीनत बन जाती है सफेद दीवार की, और वहां जाके आप कहीं लेटर करेंगे या आप थूकेंगे यार। तो वैसे एक इधर बात दीजिए है, मैं please वैसे fine। ही सोच रहा था, थोड़ी सी तकरीबी जहन कभी कभार हो जाता है। अच्छा। वैसे ये भी आर्ट वर्क है ना यार, हम मुंह क्यों से नहीं art ऐसे work लोगों को करना। बुलाते। मैं चाहता हूँ कि हमारे शो में ऐसे लोगों को बुलाया जाए, हाथों से पाँव से तो हर कोई नमूने बना लेता है, जो मुंह से पिचकारियों के जरिए तजरीदी आर्ट बना रहे होते हैं। सोचे कितना मुश्किल होता है एक भरपूर मुंह में प्रेशर डेवलप करना और उसको प्रेशर को ऐसे छोड़ना, टॉप स्टोरीज, उस पर छालिया के दाने छोटे छोटे। बिजली बहरान से निपटने के लिए लाहौर इंतजामिया का अहम फैसला, शहर की स्ट्रीट लाइट्स में सोडियम लाइट लगाने पर पाबंदी, तमाम लाइट्स को एलईडी से रिप्लेस किया जाएगा। ओए जून जुलाई की छुट्टियां हैं। अच्छा वैसे तो मार्च से ही शुरू हो जानी चाहिए थी जून जुलाई की छुट्टियां। अच्छा सोचे 4, 5, 6 महीने छुट्टियां देते, फिर कहते हैं सब जून जुलाई की छुट्टियां। मार्च से जुलाई तक जून जुलाई की छुट्टियां। क्या हो रहा है? जब गर्मी हो सकती है तो छुट्टियां नहीं हो सकती। मुझे ये ना समझे कि मैं ये लाफ्टर थेरेपी है बेसिकली, ये वो मिफ्ता इस्माइल वाली। हाँ क्या याद दिला दिया आपने। हाँ, तो ये बात है। तो गर्मियों की छुट्टियां अरूज पे हैं। मैंने जून जुलाई की नहीं कहना, मेरा फिर हासा निकलना है। अच्छा लोग जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान, नारान कागाम, कलाम, स्वात और कोई कश्मीर जा रहा है और हम यहाँ बैठे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान जाहिर है कि बिलाशुबा बहुत खूबसूरत है, घूमें फिरें, फ्रेश हों, और ज़रा से आप 6 से 7 दिन की भी अगर छुट्टी करते हैं तो आपका जहन बहुत ही मतलब एक तरह से फ्रेश फील करता है। कभी कभी जस्ट मतलब डे ट्रिप भी आपके लिए इतना अच्छा साबित होता है कि आप अपने आप को एक तरीके से कट ऑफ करते हैं, जो आपके दूसरे जो प्रोफेशनल जितने भी प्रेशर्स आप ले रहे होते हैं उनको एक दिन भी अगर आप उनसे ज़रा दूर चले जाएं आप फ्रेश फील करते हैं, और फिर जब आप वापस काम पर आते हैं तो आप एक नए अज़्म के साथ, आप एक नई एनर्जी के साथ और नई पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, विच इज़ गुड। अच्छा आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे आई एम श्योर आप लोगों की जिद कर रहे होंगे कि हमने जाना गर्मियों की छुट्टियों पर, तो प्लीज़ जिस भी इलाके का आप प्लान करें पहले एक हेल्पलाइन है जो है 1422, इस नंबर पे कॉल करके जरूर जाने कि अच्छा जी बताएं कि अगले वीक में पूरा मौसम कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आया हम जिस इलाके में आना चाह रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक का इशू तो नहीं होगा, क्या हम अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, क्या जिस होटल में हम रहना चाहते हैं या जितने भी यहाँ पर होटल्स हैं वो ओवरली बुक तो नहीं होंगे। तो ये तमाम तो छोटी छोटी चुनिंदा इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको अपने पास जमा करनी है। और साथ में खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल आ जाती है, कोई नागहानी वाक़या पेश आ जाता है, अल्लाह ने करे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, आप कहीं स्टक अप हो जाए, तो देयर इज अनदर नंबर विच इज 1700। इस हेल्पलाइन पे भी कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। है कि आप ये देख लें कि न सिर्फ ये कि हम जुबानी आपको बता रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारी साइट पे जो है वो एहतियाती तदाबीर आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे घर से आप निकलते हैं ना भाई, आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो कितना ख्याल रखना होता है कि जी आप उसका पानी चेक कर लें, बैटरी चेक कर लें, टायर प्रेशर चेक कर लें, फ्यूल चेक कर लें। छोटी छोटी चीज़ें जब आप चेक करते हैं ना तो आपका रास्ता सफ़र, और जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, तो ऐसे में भी आपको एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए ताकि ना आप खुद मसला हो आपको, ना फिर दूसरों के लिए मसला बने। तो फिर जाहिर है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह से खुद बचा सकते हैं और हुकूमत किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकती है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा तैमूर अली साहब, हमारे खब्बे पास से हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि सयाहों का रश मुताल्लिका इलाकों का जिनका हमने तस्करा किया, ज़ाहिर है कि मौसम गर्मा की तातीलात हैं तो ऐसे में रश बढ़ा रहा है, फैमिलीज़ के साथ भी होते हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमने बयान कर दी। आपका रोज़ वास्ता पड़ता होगा इस तरह की चीज़ों से और आप ट्रेंड भी हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो क्या आपकी सजेशन होगी कि क्या एहतियातें वो कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर अल्लाह कुदरत की तरफ से बहुत सारे हसीन वादियाँ हैं, इसी तरह अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम उठा रही है। अगर आप देखें गुज़श्ता कुछ अरसे में तो हमारी सयाह हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं जिस तरह आपने कहा,
तो वो आ रहे हैं बहुत हमारे पास। अगर हमारी सयाहों से यही गुजारिश है कि जब भी वो इस तरह का कोई विज़िट प्लान करना चाहें तो प्रॉपरली उसको प्लान करें। जिस तरह आपने कहा कि वो 1422 जो हेल्पलाइन है वहाँ पर पहले कॉल करें और उनको बताएं कि हमारे पास क्या ऐसी अवेलेबल चीज़ें होनी चाहिए जब वो अपने साथ लेके जाएं, और रास्तों का हवाले से बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मौसमी सूरत हाल के बारे में वो ख़ुद को आगाह रखें। अगर आप देखें तो मानसून की बारिशें और मानसून का जो सीज़न आने वाला है, तो जब भी इस तरह के मानसून के सीज़न में आपने देखा होगा कि बारिशें ज़्यादा होती हैं, जबकि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में सैलाबी रेले आते हैं, तो हमारी सयाहों से या उनके वहाँ के लोकल लोगों से यही गुजारिश होगी कि जब भी इस तरह के सैलाबी रेले आ रहे हों तो वहाँ पर आप गाड़ी को वहाँ उस रेले से बिल्कुल ना गुजारें और वहाँ पर आप इंतज़ार करें। वो सेफ स्पॉट्स देखिए, जैसे ग्लेशियर पिघलने का भी ऑफ कोर्स ख़तरा है। जब लोग जाएंगे वो इलाके जहाँ पर पहाड़ हैं तो वहाँ पर ग्लेशियर पिघलने का भी है। और उसके बाद फिर हमने पहले भी देखा कि जो हुसैनाबाद में, हसनाबाद में जो हुआ, तो आप लोगों की तरफ से भी क्या लोगों को पहले ये अहकाम जारी कर दिए जाते हैं कि ये वो टाइम है जिस पर आप लोग कोशिश करें कि इन इलाकों का रुख ना करें क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है? कुछ आप लोगों की जानिब से लोगों को ऐसे कुछ मैसेजेस जाते हैं? बिल्कुल जी, इस तरह है कि जब भी कोई इस तरह की एडवाइजरी हमारे पास आती है महकमा मौसमियात की तरफ से जिसमें लैंड स्लाइडिंग और बारिशों का ख़तरा हो, तो हम तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, इसके साथ साथ मास मीडिया के ज़रिए अवाम को ये बता देते हैं कि ये मौजूदा एक्सपेल आने वाला है जिसकी ड्यूरेशन इस डेट से इस डेट तक होगी। तो आप काइंडली उन दिनों में ख़ुसूसी एहतियात करें। पहाड़ी इलाकों में जब भी जाएँ तो वो जितनी भी लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज़ हैं, मतलब अगर आप देखा हो तो हमारे यहाँ 7 से 8 अज़ला मानसून के दौरान काफ़ी वनरेबल कंसिडर किए जाते हैं। तो उस एरियाज़ में जब भी जाएं तो वो पहले से ही मौसम की क्लैरिटी के हवाले से वो अपने आप को अपडेट रखें। इसके साथ साथ मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप मतलब लॉन्ग रूट पर आना चाह रहे हो। जिस तरह आजकल गर्मी की एक लहर आई हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, तो जब भी कोई टूरिस्ट या कोई आम पब्लिक बाहर निकल रही हो डायरेक्ट धूप में, तो उनको चाहिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, डायरेक्ट धूप की रोशनी से अपने आप को बचाएं, कोई गीला कपड़ा सर पे रखें। इसके साथ साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा हो तो वो अपनी गाड़ी में फ्यूल और उसके साथ साथ पानी और इंजन में पानी का बंदोबस्त करें। इसके साथ साथ टायर्स में हवा, मुनासिब टायर्स में हवा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि एडवाइजरीज हो रही होती है, तो हम उस एडवाइजरी के दिनों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी बता देते हैं और जितने भी हमारे मुतल्लिका अज़ला हैं उनको भी बता देते हैं कि आपके यहाँ जितने भी टूरिस्ट आ रहे हों तो उनको पहले से मुतला करें कि इस तरह की सिचुएशन आ रही है, आप काइंडली जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? हमने तो जैसे शेयर किया कि जी अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करनी है ऐसी जगह के लिए जहाँ पर अभी खैबर पख्तूनख्वा में अगर अपनी वेकेशंस प्लान करें तो आप 1422 पे कॉल करके वहाँ के बारे में तमाम मालूमात ले सकते हैं और 1700 इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए। तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? क्या लोग कॉल करते हैं, लोग पूछते हैं? जी बिल्कुल, लोगों का रिस्पांस में इसमें भी लोगों का रिस्पांस वेरी करता है। कुछ लोग मतलब जो अपने आप जो प्रॉपर ट्रैवलर्स हो रहे होते हैं, जो कि बार बार ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो बार बार वो हमें फ़ोन करते हैं और अपना रास्ते के हवाले से मालूमात ले लेते हैं, मौसम के हवाले से अपडेट्स ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब विदाउट एनी प्लान आ जाते हैं, तो फिर अक्सर औक़ात वो भी स्टक हो जाते हैं। सो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आ रही हो तो वो प्रॉपरली वो अपने विज़िट को प्लान करें। विज़िट को प्लान करने से उनके लिए भी सहूलियात होंगी और हमारे लिए भी। इसके साथ साथ हमारे टूरिस्ट से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारे खैबर पख्तूनख्वा को कुदरती हुस्न से माला माल किया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि ये लोग जब वहाँ पे जाएं तो वहाँ की खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल। ये नहीं है वो कि वहाँ पे छोटी छोटी ऐसी बात, वहाँ पे छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो कि मतलब अगर वो उसके ऊपर अमल ना करें तो वो नुकसानात का भी पेश खैमा बन सकते हैं और उसकी खूबसूरती को भी ख़राब कर सकते हैं। मतलब अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बंदा जाता है किसी भी ऐसी जगह पे पहाड़ी इलाकों में और वहाँ पे वो फायर आग वगैरह लगा लेता है और आग को पूरी तरह से वो नहीं बुझाता, तो वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि सैलाबी सूरत हाल अगर खुदा न ख्वास्ता किसी अज़ला में हो या किसी ज़िले में हो तो उनको चाहिए कि वो बिल्कुल उसके एक तो करीब ना जाए गाड़ी में। इसके साथ साथ हमने देखा है कि लोग वहाँ पे जाके सेल्फ़ीज़ बनाते हैं, तो सेल्फ़ीज़ या छोटी वीडियोज़ जो बनाते हैं वो भी नुकसान का पेश खेमा बनते हैं।
तो इन लोगों को ये चाहिए कि हम सब लोगों को चाहिए मिन हैसल कौम कि हम कुदरती खूबसूरती का ख्याल रखें और वहाँ पर गंदगी को और अपनी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से सही है। जो आपने सेल्फीज़ और वीडियोज़ के वाले से बात की, तो मेरे ख्याल से लोग इन तमाम तर मनाजिर को जो है वो हमेशा के लिए कैद करना चाहते हैं कैमरे की आंख से, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपने जैसे हम देखते हैं कि जो लोग पुल के ऊपर खड़े होकर ले रहे होते हैं सेल्फी, तो ये मत कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी को भी मुकद्दस जानिए। बाकायदा एक अलग से वीडियोस आते हैं कि उसके अंदर कितने नुकसानात होते हैं, कितने लोग अपनी जान से चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर अली, आप हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान थे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो बड़ा कुछ सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, और अभी आपको यहाँ पे एक अहम तरीन खबर देते चलें कि बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात के मामले में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी रहनुमा नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल समेत दीगर के खिलाफ नफरत आमेज बयान पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और नूपुर शर्मा के इंटरव्यू के दौरान गुस्ताखाना बयानात पर दुनिया भर में मुसलमान एहतजाज कर रहे थे और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट इनके सामने आई तो पूरे जो OIC के मुमालिक भी हैं वो भी हमने देखा कि मुतहरिक हुए और उसके बाद उन्होंने बॉयकॉट इंडिया की एक तहरीक शुरू की। उसके बाद पहले बात तो बताया जा रहा था कि ये खातून जो थी खैर इंडिया में इस वक्त मौजूद भी नहीं थी, जिन्होंने क्योंकि इंडिया से बाहर भी बैठी नहीं थी, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका हुआ है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम को, हमारे रिलीजन को बार बार टारगेट किया जाता है। राजपाल से सिलसिला शुरू हुआ था 1920 से और उसके बाद जो है वो कई लोगों ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की। अब चक्कर ये है कि बात ये है कि प्रोटेस्ट से इनका कुछ नहीं जाता। मैं मिसाल दे देता हूँ, बारहा मैं मिसाल देता हूँ, हालांकि वहाँ पर कश्मीर में मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कोई नहीं बोला, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और ना ही भारत के कानून पर जितना भी प्रोटेस्ट होता रहा अवामी सतह पर उस पर कोई कुछ हुआ। यहाँ पर मामला ये हुआ कि ना सिर्फ कि मुसलमान मुल्कों ने आवाज़ उठाई, बजाय अवार्ड देने के उन्होंने लत्तर मारे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसे गुस्ताखी कर सकते हो, आपकी क्या औकात है कि आप इस तरह से करें। दूसरा ये है कि उन्होंने वहाँ पर इनको चोट पहुंचाई जहाँ पर इनको तकलीफ होनी थी, यानी कि वहाँ पर इनकी भारतीय मसनूआत का बॉयकॉट होने लगा। जो लोग ये वहाँ से पैसा कमा के अपने मुल्क में भेजते थे, वहाँ पर उनको वो थ्रेटेंड फील करने लगे कि ये जो हमें उठा के अगर अरब ममालिक ने फेंक दिया तो फिर हमारा क्या रह जाएगा। हम तो वहाँ पर सऊदी अरब भी पहुंचे थे कि जी हमारे साथ भी कोई एक सिक्योरिटी डील कर लो ताकि पाकिस्तान को हम साइडलाइन करें। तो अब ये जो असलियत सामने आई है भारत की, जो भारत की असल औकात सामने आई है उसके बाद, क्योंकि ये माइंड सेट है जब आप किसी गैदरिंग में बैठ के किसी पार्टी के लेवल पे जब आप बात करते हो अपने हिंदुत्व नजरियात, अपने आप नफरत का इजहार करते हो मुसलमानों से, तो वही कभी न कभार ऐसा होता है कि वो चीजें सामने एक्सपोज हो जाती हैं। देखिए बात तब बनेगी, FIR तो आपने दर्ज कर ली, पहले आप FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन बात तब जाके बनेगी जब एक्शन को मुल्क में लेके आया जाएगा और फिर इनको जिस तरीके से इन्होंने मुसलमानों के जो हमारे एहसासात हैं उनको जिस तरीके से तकलीफ पहुंचाई है, जिस तरीके से ब्लास्फेमी की है, तो जब तक इनको नहीं पकड़ के जेल के पीछे धकेला जाएगा और प्रॉपर तरीके से इनका बॉयकॉट किया जाए। मुझे तो खैर बड़ा दुख हुआ, आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे हमें चाहिए कि जैसे अगर वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का बॉयकॉट करते हैं, हमें भी चाहिए उनका बॉयकॉट करें, लेकिन हम पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी वो डॉक्टर्स की तंजीम खैर देख रहे हैं, उन्होंने जनाब उनके जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया हुआ था। दैट शुक मी ऑफ कि व्हाई वो हमारे आर्टिस्ट को बुलाते हैं, नहीं तो हमें हर लिहाज से उनका बॉयकॉट करना है। नहीं, हम तो फिर कौमियत का या मजहब के बारे में सोचते नहीं, लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि किसी भी मजहब से नफरत का इजहार, और भारत में ये चीज़ कोई नई नहीं है। वहाँ पर मुसलमान क्या हूँ, ईसाइयों तक को जिंदा जला दिया जाता है। वहाँ पर मुसलमानों की आपने गाय रख ली तो उसके बाद तजलील कर करके आपको मार देते हैं। जहाँ पर पकड़ लिया आपको तो जबरदस्ती आपसे किसी ने गोश्त खरीद लिया गाय का, किसी ने बीफ बर्गर खा लिया। हाँ जी, वहाँ पर आपसे नफरत का इजहार करते हैं, तरह तरह के आपके अपने मजहब से ताइब होने का आपको मतलब करते हैं। लव जिहाद की एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने एक नई निकाल ली है। मुनाफिकत की इंतहा देखे ना जरा, भी हम गोश्त के वाले से बात कर रहे थे, तो ये जो गल्फ कंट्रीज में यहाँ से गोश्त भेज रहे होते हैं, तो तब इनको याद नहीं आता कि जो जिस वजह से मुसलमानों को मार रहे हैं वहां पर जो भारत में मौजूद है उनको क्यों मार रहे हैं, वहां पर उनके जमीन तंग की जाती है। फिर खुद उनकी हमने देखा कि इनकी जो सीरीज में, अब तो नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी वो 12 उन्हीं की स्क्रिप्ट में, और वो बता भी रहे होते हैं कि कितना मुश्किल होता है वहां पर किसी भी मुसलमान ऑफिसर के लिए सर्वाइव करना, उसके लिए अपना घर खरीदना। एक पिछले बड़ी मशहूर सीरीज आई थी जी सेक्रेट गेम्स, उसमें वो एक मुसलमान एक पुलिस ऑफिसर था, तो वो बता रहा था कि कितना मुश्किल है उसका सर्वाइवल, उसका लिए घर खरीदना, और कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसमें वो अपने आप को कितना इनसिक्योर फील करता है कि वो किसी भी टाइम पर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान है। और ये वहाँ के जो मुसलमान अदाकार हैं वो भी 12, नसीरुद्दीन शाह इज़ वेरी वोकल अबाउट इट, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में काफ़ी मजम्मत भी की है। लेकिन बात मजम्मत और FIR से आगे बढ़नी चाहिए। FIR हो गई, अब उनको लेकर आएँ,
उनको जेल के पीछे बिठाया और उनसे माफी मंगवाएं, लेकिन भाई माफी नहीं मंगवाए भाई, सजा दें यार। मतलब बिल्कुल ये सजा कोई होनी बात चाहिए। नहीं हुई कि माफी मंगवा दी और ये कर दिया और इस तरीके से कोई हल हो जाएगा। ये तरीक़ेकार नहीं है। तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि उनको उनकी असलियत दिखाएं, उनको बताएं कि दिस इज हु यू आर, उनको लटकाया जाए, उनको दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। ऐसा नहीं है कि वो आए और उसके बाद माफी मांगने के बाद जी गलती हो गई, ये गलती नहीं होती। आप जिस तरह से हम पहले भी तस्करा करते हैं कि आप होलोकॉस्ट के हवाले से या वैसे किसी हवाले से बात नहीं कर सकते, आप रेशियल कमेंट्स नहीं कर सकते, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इस्लाम या पैगंबर इस्लाम के बारे में बात कर सकें? बिल्कुल जी, और आप उनके बारे में कोई भी बात करें और फिर मुस्लिम उम्मा आपको बख्श दे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए और ना ही होगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि जो असल में हीरो होते हैं वो हीरोज कैसे होते हैं। कोयटा में नहीं होता। हाँ, क्या नहीं होता? केप मतलब they don't wear capes हो गया, वो जो पूरा जो सुपरमैन वाला टाइप होता है ना, हाँ, जरूरी नहीं कि हमारे ज़हन में कि जो हीरो होगा वो थॉर जैसा उसके हाथ में बड़ा हथौड़ा होगा या जो हैमर होगा, ठीक है, या फिर वो उसकी सुपरमैन जैसा उसने जैसे केप पहना होगा, उसके पास ऐसा नहीं होता। जो असल लाइफ के हीरो होते हैं, जो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, वो होते हैं कुछ ऐसे। ये फुटेज आप देख रहे हैं जो भी आपसे थोड़ी बार शेयर करेंगे, ये जनाब है फुटेज कोयटा से, और जहां पर इस ऑयल टैंकर में आग लगी तो जो ऑयल टैंकर का ड्राइवर था जिनका नाम है मोहम्मद फैसल, उन्होंने निहायत ही सेल्फलेस एक्ट के थ्रू ये जलता हुआ, मतलब आप सोचे जलता हुआ ऑयल टैंकर, उनकी अपनी जान कितनी खतरे में होगी, खुदा ना खासा वो एक्सप्लोड हो जाए तो ड्राइवर की तो जान गई, लेकिन उनकी कोशिश थी कि पेट्रोल पंप के पास से, जहां पर पेट्रोल और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद होता है, वहां से इसको दूर लेके, आबादी से इसको दूर लेके जाएं और उसके बाद इसको किसी ऐसी जगह पे ट्रक को खड़ा करें जहाँ पे खुदा ना खासा अगर आग लगती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, तो आबादी उसकी लपेट में ना आए, ना ही लोग उसकी लपेट में आए। लेकिन जो ड्राइवर सती जो ये ड्राइव कर रहा था, तकरीबन 3 किलोमीटर का जो फासला है ना, वो उन्होंने तय किया और उसके बाद एक सेफ मकाम पे जाके इसके अंदर आप देखें कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि जहाँ पर एक हीरो है, एंड में बम फटने वाला है, तबाह होने वाला है, और वो जाके अपनी जान पे खेल के उसको शहर से बाहर जाके किसी समुद्र में या किसी जगह फेंकता है, या फिर उसी में अपनी जान पर भी खेल जाता है। ये वैसे ही हीरो है, लेकिन ये रियल लाइफ हीरो है, ये कोई स्टंट नहीं है। और ये हमारा आपके हीरो की तस्वीर, मोहम्मद फैसल नाम है जी इनका। और ये मतलब जब इनसे बात हो रही थी, इनसे लोगों ने पूछा भी, तो उसने कहा कि एक वक्त पे मुझे ऐसा लगा जब मैं भाग रहा था ये ट्रक लेके कि मैं लोगों से दूर इसको लेके भागूं कि लोगों की जान खतरे में ना आए, तो मुझे लग रहा था कि अब ये फट गया, क्योंकि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा ऑयल टैंकर आप लेके भाग रहे हैं, खुदा ना खासा धमाका हुआ तो आपकी जिंदगी बिगड़ी और अब झुलस के, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको जिंदगी दी और अल्लाह पाक ने हमारे हीरो की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर भी करनी थी। प्रिसाइसली ये हमारा भाई मोहम्मद फैसल, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और अल्लाह ताला ने आपको दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनाया है। एक ऐसा जमाना जहां पर नफ्सा नफ्सी का दौर है, जहां पर लोग खुदगर्ज हो चुके हैं, और ऐसे में आपने अपनी जान पर खेल के और ये भी नहीं सोचा कि भाई अगर मैं चला गया मेरे बाद मेरे खानदान का, मेरे बहन भाइयों का क्या होगा। मतलब आप ये देखें कि पूरे जो लोग थे वहां पर जो मौजूद थे, उनकी जान बचाने का सेल्फलेस एक्ट किया। अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, और तमगा जुर्रत दर हकीकत ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको तमगा देने चाहिए। आप सोचें, और एक और चीज़, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, पीछे आपको ऑयल टैंकर है जिसपे इतनी ज्यादा आग लगी हुई है कि आप जो 3 किलोमीटर का सफर भी, जी जो आप 3 किलोमीटर का आपने सफर भी तय किया, तो वहां काला धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है, तो आप सोचो उसकी जो तपिश है वो आपकी सीट तक कितनी आ रही है। तो कैसे इस ड्राइवर ने, मोहम्मद फैसल ने इसको वो बर्दाश्त किया और कोशिश है की कि किसी सेफ जगह पे इस ऑयल टैंकर को रखे, पार्क करे, और उसके बाद मतलब ये भी कर सकता था ना कि वो कूद जाता अपनी जान बचाने के लिए और फिर कहीं जाके और लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं किया फैसल। ये है हमारे, वी सैल्यूट यू, और प्लीज हुकूमत पाकिस्तान अगर हमारा तमगा जरूर तो भाई तमगा जरूरत लाजमी तौर पर जरूर, ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए, बल्कि ऐसा दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल बनना चाहिए ताकि अच्छा कोई काम करे तो उसको सराहा जाए। अच्छा जी, तवानाई के संगीन बहरान का पाकिस्तान में सामना है और हम इसके अंदर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। कुछ तो हमने ये देखा कि ये डे लाइट टाइम और डे लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है कि जी औकात कार कम कर दिए जाएँ। अब ये किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से
वो ये है कि लाहौर की स्ट्रीट लाइट्स पर जो सोडियम के हाई प्रेशर सोडियम बल्ब लगे हुए हैं उनको LED बल्ब से तब्दील किया जाए। अच्छा, ये सोडियम बल्ब जो है ना, बेसिकली उनका चक्कर ये होता है कि वो हाई प्रेशर सोडियम बल्ब होते हैं और बेसिकली उनको वार्म अप होने में भी 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और बड़ी जो है वो उनके अंदर कंजप्शन होती है। प्लस ये है कि वो जल्दी बल्ब फ्यूज़ भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। LED लाइट्स का चक्कर ये है कि भले आप घर में लगाएं या कहीं, उनकी लाइफ बड़ी, मतलब जो साइकिल होता है, जो आवर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एनर्जी भी कंज्यूम भी नहीं करते, एनर्जी कंजम्पशन भी उनकी काफ़ी बचत कम भी है। होगी। ऑफ कोर्स जब आप सोडियम बल्ब लगा रहे हैं तो वो कितनी बिजली खींचते हैं वो देख लें, वो कितना खर्चा होगा, खर्चे को करना हमने कट डाउन, तो कट डाउन करने के लिए एक अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत की जानिब से। सस्ते भी हैं, सस्ते भी हैं कि वो LED लाइट्स लगाएंगे, विच इज़ गुड, ज़्यादा देर पा भी चलेंगे। और ये तो आपको पता है सोडियम बल्ब जो है आपको एक टाइम के बाद चेंज भी करने पड़ते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत लाइफ ज़्यादा है, वही वाली बात है, एनर्जी कम कंज्यूम करेंगे, खर्चा कम होगा। बात कर लेते हैं फिर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है और हम ये देख रहे हैं, लेकिन ये पहला मरहला इसका कब शुरू होगा, कहाँ से ये तब्दीली होगी बल्बों की? देखिए जी, मैं इंशाल्लाह ताला अगले महीने हमने जो हमारी मेजर सड़कें हैं उनके ऊपर हम इसको नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे। हमारा जो इसको प्रायोरिटाइज करने का जो फिलहाल प्लान है वो ये है कि जो हमारी मेजर सड़कें हैं शहर में, हमने अपनी 23 रोड्स को मेजर सड़कों के तौर पर आइडेंटिफाई किया हुआ है जिनको हम 100% लिट रखते हैं और मैक्सिमम उनको लिट रखते हैं। ये वो जैसे मॉल रोड हो गया, लिबर्टी हो गई, गुलबर्ग का एरिया हो गया, गार्डन टाउन का एरिया हो गया, जेल रोड भी हो गई, क्वींस रोड हो गई, मैक्लोड रोड हो गई, जेल रोड हो गई, फिरोजपुर रोड हो गई, केनाल रोड हो गई। तो जो हमारी मेजर सड़कें जिन पे मैक्सिमम ट्रैफिक अप्लाई कर रही होती है उनको हम 100% लेट रखते हैं। और फेज़ 1 में, यानी कि फेज़ 1 से मुराद अगले माह की है, अगले माह में हम इन तमाम सड़कों के ऊपर जो सड़कें पूरी की पूरी सोडियम पे हैं उनको पूरा का पूरा हम LED पे कन्वर्ट करेंगे। और जहाँ कहीं मिक्स एंड मैच है, दरमियान में सोडियम लगा हुआ है, दरमियान में LED लगा हुआ है। ये असेसमेंट क्या है आप लोगों की कि ये जो सारा आप प्रोसेस कर रहे हैं इससे कितनी बिजली की बचत हो पाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे, मैं डिटेल्स भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको मोटी बात बताऊं कि हमारी 50% जो है वो बिजली की कंजम्पशन की सेविंग होनी है। जहां 250 वाट की सोडियम लाइट लगी हुई है वहां पर हमने 120 वाट की LED लगाई है। अच्छा, सिर्फ सेविंग ये नहीं है, सेविंग सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको एक और बहुत बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आपने प्रीमाइस भी बड़ा अच्छा दिया, बड़ा अच्छा ओपनिंग आपने की इस सब्जेक्ट की। एट द सेम टाइम इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। मतलब मैं इस वक्त अगर आपको बताऊं, सालाना बिजली का बिल हमारा 852 मिलियन का है, यानी कि तकरीबन ये माहाना 15 करोड़ रुपए का बिल बनता है। इसके साथ साथ सालाना हम इसके ऊपर तकरीबन 200 मिलियन की मेंटेनेंस, यानी कि ये इनवेरिएबली खराब हो जाती हैं, आप उनको बार बार जो है ना वो रिप्लेस कर रहे होते हैं, इनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, लाइफ साइकिल इतनी अच्छी। तो हम तकरीबन आप समझ लें कि ये हमारी 60% 65% की हमारी सेविंग होनी है इसकी बिजली और इसकी मेंटेनेंस मिला के। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 25 माह के अंदर, सिर्फ 25 माह के अंदर ये अपनी जो हम नई लगाएंगे वो अपनी कॉस्ट अपनी बिजली की सेविंग में रिकवर कर जाएगा। इससे अच्छा और क्या मंसूबा हो सकता है कि आप 25 माह के अंदर इसको रिकवर कर लें अपनी तमाम की तमाम कॉस्ट को। अच्छा, तो इसमें हम ये जो सोडियम बल्ब्स हैं ये वैसे भी बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और आपने जैसे बोला कि इनकी और आपने भी जैसे कहा कि इसकी वैसे जो लाइफ लाइन वो भी थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन ये घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। तो क्या इसकी कंजम्पशन पे या इसकी फ़रोख्त पे किसी किस्म की पाबंदी आप लोगों ने लगाई है? देखिए जी, मैंने कम से कम लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद तक हमने ये पाबंदी लगा दी है कि अब हमारा कोई एहलकार किसी भी जगह पर कोई लाइट अगर ख़राब हो जाती है सोडियम की, तो उसके बदले में सोडियम की लाइट नहीं लाया, यानी सोडियम की परचेज पे ऑफिशियली कम से कम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद तक हमने पाबंदी लगा दी है। क्योंकि हमने ये एनालिसिस किया है कि ना सिर्फ ये महंगी है, ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, इसकी मेंटेनेंस के पीछे भागना पड़ता है, इसका बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हमने MCL के अंदर पाबंदी लगा दी है कि कोई सोडियम की लाइट ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि ये जो कई जगहों पे हम देखते भी हैं, इक्का दुक्का ऐसे हमें मनाजिर देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये LED लाइट्स हैं और वो सोलर पर उनको मुंतकिल किया गया है, छोटे छोटे से पैनल्स वहाँ पर ऊपर लगे होते हैं। ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप आगे चल के? जी, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी चूँकि मेरे पास है, लाहौर रिंग रोड का तो हमने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। सारी की सारी रिंग रोड की जो लाइट्स हैं उनको हम सोलर पे कन्वर्ट कर रहे हैं।
शहर में हम रोड बाय रोड ये प्लान करेंगे, मुख्तलिफ सड़कों को इंडिविजुअली हम लेके सोलर पे कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट फेज जो है जैसे ही हम अपनी सोडियम से जान छुड़ाएंगे नेक्स्ट फेज के अंदर, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल तकरीबन 1 अरब रुपए की कॉस्ट लग रही है हमारे ये सारे के सारे शहर की सड़कों को एलईडी पे कन्वर्ट करने के लिए। तो तकरीबन 2 साल के अरसे में हम इनको एलईडी पे कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ इनके अंदर जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ हम इसमें सोलर जो है वो लगाते जाएंगे। इन द फर्स्ट फेज हमने रिंग रोड की तमाम सड़कों को सोलर जो है उस पर करने का मंसूबा जी। वैसे एनर्जी के लिए भी सोडियम अच्छा नहीं है और वैसे हमारी लाइफ में से भी सोडियम का इस्तेमाल कम होना चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर से बच सकें। आप बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे सती इससे मुझे याद आ गया कराची की सूरत हाल, क्या लाइट लगाएगी थी फिर? हाँ सोलर वाली हैं जी, बैटरीज भी थी, दोनों नहीं रही, ले गए लोग। देखिए ये होता है ना, गई जो बंद हो जाती किसी ने किसी के काम तो आई ना, है किसी ने घर में लगाई होगी, कितना अच्छा लग रहा होगा। बस दुआएं आपने अपने आसपास जो है ना वो तस्वीरें देख के अगर पहचान ली वो लाइट, तो जरूर आपने पड़ोस वाले थाने में जाके बताना है कि हमारे भाई ने देखो सोलर लाइट लगाई हुई है और ये कभी हमने उस खंबे पे लगी देखी, ताकि पुलिस फिर खूब खातिर तवाज़ो करे। ये उनको उसी लाइट के नीचे बिठा के सवालात भी करने में मजा आएगा। और वो लाइट यूं हिल रही हो हैं? वो उसमें सोडियम बल्ब वाला तो नहीं होता? हाँ वो सोडियम ही होता है ना, है ना? फिर से पूछा जाए कितने आदमी थे हैं? हैं? चलिए जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जी तो एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं और यहाँ पर एक ख़बर हमारे पास है। वो ख़बर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उसके अलावा CCPO DIG ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और कांस्टेबल मोहम्मद असलम की दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला मुअत्तल किया गया है। इसी बारे से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान बुगला पर तशद्दुद के हवाले से जो है वो सेशन अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। ये मुकदमा दर्ज करने का हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर ने आज मुअत्तल कर दिया और अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आंदे सबात पर जवाब तलब कर लिया है। कांस्टेबल मोहम्मद असलम की जानिब से सेशन अदालत के मुकदमा दर्ज करने के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेशन अदालत ने हक़ाइक़ के बरस मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया और ना ही वो तमाम सबूत और शवाहिद देखे गए जिसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाना चाहिए था। लिहाजा अदालत इस हुक्म को कलअदम करार दे। अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका अपने तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि राना सनाउल्लाह CCPO DIG ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल। हाई कोर्ट ने कांस्टेबल मोहम्मद असलम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल किया है और अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा समात पर अब जवाब तलब कर लिया है। बिल्कुल जी, ये बड़ा ज़बरदस्त चक्कर है और मतलब ये है कि सोचना चाहिए इस हवाले से। बहरहाल डिसीजन मुअत्तल कर दिया गया है, अब आगे देखें इस पे कोई अपील की जाती है नहीं की जाती। बिल्कुल जी। अच्छा, अभी जाने से पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सिंध की मलाला यूसुफजई से। अब आप कहेंगे सिंध की मलाला पहले भी तस्करा किया था। जी हमने पहले भी इनका तस्करा किया था। आंसू कोहली के हवाले से हम बात करें जो कि उमरकोट जैसे पसमानदा शहर से इनका ताल्लुक है और ये अपने शहर में बच्चों की तालीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। ख़ुद ये गोके पोलियो का शिकार है लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी जो एजुकेशन की कैंपेन है ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाई भी है और ज़बरदस्त तरीके से मतलब कहते हैं ना कि इंसान जब कोई ना कोई ज़िंदगी में आपके साथ कोई मसला हो जाता है तो आप बहुत हिम्मत हार जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर मतलब देयर इज़ नो वे बैक। लेकिन ये जो है आंसू कोहली मतलब ना सिर्फ इन्होंने हिम्मत पकड़ी बल्कि इन्होंने अपने शहर के लोगों को भी हिम्मत दिलाई, स्पेसिफिकली वहाँ के लोगों को कि भाई अपने अपनी बच्चियों को एम्पावर करना है तालीम। क्या बात है। और आप ये देखें कि एक इंसान खुद भी परेशानी का शिकार हो, खुद को लेके चलना ऐसी सिचुएशन में और फिर दूसरों का हाथ पकड़ना, दूसरों का हाथ थामना, इल्म की रोशनी फैलाना। एक तकरीब हुई थी जिसमें जाहिर है कि अमेरिका में एक तकरीब हुई थी और उन्हें सिंध की मलाला यूसुफजई का खिताब दिया गया था। मलाला यूसुफजई ने खुद वहाँ पे बुलवाया भी था और जिस तरीके से वो बच्चों की तालीम के वाले से काम करी और 8 साल हो गए वो एक ऐसा स्कूल रन करी है जहाँ पर 500 से ज़ायद तलबा जो है वो इस वक्त ज़ेर तालीम भी हैं और ऐसे छोटे शहर में जहाँ पर हुकूमत का उसका ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चों को तालीम दे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में निकल के काम चलें जी, आज तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह कल आपसे उनकी लाजमी तौर पर मुलाकात करवाएंगे और उनसे ये जानेंगे कि वो ऐसा कैसे कर रही हैं, किस तरह से उन्होंने सब कुछ मैनेज किया और उनका सफ़र इतना मुश्किल रहा।
अब जब अप्रिसिएशन मिलती है तो कैसा लगता है। तो बस जी, कल मुलाकात होगी आपसे भी। और मदिया नकवी, बहुत शुक्रिया कि आप शो पे तशरीफ लाई और मेरे साथ बैठी। शुक्रिया कि आप आगे बाल आपने थोड़े शो के दरमियान में सही कर दिए। शादरी आबादी, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।